चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं हम एक और अनदर टॉपिक। लॉ ऑफ टॉट की सीरीज़ के आगे के कुछ जो कंटेंट्स हैं जो हमारे रह गए थे, जैसे कि एसेंशियल रह गया था हमारा, और डिस्टिंक्शन बिटवीन अ लॉ ऑफ टॉट्स एंड द कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉट्स एंड द क्राइम, लॉ ऑफ टॉट एंड द ब्रीच ऑफ अ ट्रस्ट। तो ये रह गया था ना, तो आज हम उसको ही करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि एसेंशियल्स क्या हैं, कि हम कब माने कि एक टॉट अराइज होगा। तो हम जानते हैं इसके एसेंशियल्स के बारे से कि कब कब एक टॉट अराइज होता है। देखो, ये कह रहा है कि देयर मस्ट बी एन सम एक्ट और ओमिशन ऑन पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट, यानी डिफेंडेंट कुछ करने की कुछ किया हो या कुछ करने से रुका हो, यानी अपनी ड्यूटी के अराउंड ही या तो उसने कुछ किया हो और कुछ करने से रुका हो, और उस करने या ना करने से ब्रीच ऑफ अ ड्यूटी हुई, जिस ब्रीच ऑफ ड्यूटीज के रिजल्ट्स में टॉर्ट राइज हुआ। ठीक है। इन ऑर्डर टू मेक अ पर्सन लाइबल फॉर अ टॉर्ट, किसी भी व्यक्ति को टॉर्ट यानी अप्रत्य के लिए दायी बनाने के लिए क्या ज़रूरी है? ज़रूरी है ही मस्ट हैव डन सम एक्ट विच ही वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टू डू, और मस्ट हैव omitted to do something which he was supposed to do। यानी क्या कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को टॉर्ट के लिए लाइबल बनाना है तो क्या साबित करना होगा कि जो कृत्य, जो एक्ट उसने किया है, जो एक्ट उसने किया है उससे आशा नहीं की जा सकती थी कि वो करे, और जो करने से वो रुका है। मस्ट हैव, और के बाद ये आ रहा है ना, और के बाद आ रहा है मस्ट हैव omitted to do something विच ही वॉज सपोज टू डू, और कुछ ऐसे करने से रुका है, अपनी ड्यूटी नहीं की है, और हम ये आशा कर रहे थे, ये सपोज कर रहे थे कि वो ऐसा करे। यानी यहाँ पे उसने कुछ करने या ना करने में क्या करी है, एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट गया है। ठीक। सिमिलरली, इसी प्रकार से व्हेन देर इज़ अ लीगल ड्यूटी टू डू, इसी प्रकार से जब कभी भी कोई लीगल यानी विधिक दायित्व आता है कि वो करे सम एक्ट को, एंड और अ पर्सन फेल्स टू परफॉर्म दैट ड्यूटी, अगर वह व्यक्ति लीगल ड्यूटी के परफॉर्मेंस में फेल हो जाता है, ही कैन बी मेड लाइबल फॉर सच ओमिशन, तो वो ओमिशन के लिए लाइबल होगा। यानी कुछ करने या ना करने पर डिफेंडेंट की ड्यूटीज़ का अराइज होना और वो टॉर्ट कमिट करना। ठीक। फर्स्ट एसेंशियल इज क्लियर। देन अब चलते हैं दूसरे एसेंशियल की तरफ। ये कहता है द एक्ट और ऑम रिजल्ट इन अ लीगल डैमेज। क्या कह रहा है कि लीगल डैमेज होनी चाहिए। अब लीगल डैमेज कैसे हम पता लगाएं कि लीगल डैमेज हुई है या नहीं हुई है? तो हमें ये देखना होगा कि लॉ के द्वारा किसी व्यक्ति को कोई ड्यूटी ड्यूटी दी गई थी या नहीं। ठीक। अगर दी गई थी, क्या उसने रीजनेबली परफॉर्म एक्ट किया? अगर उसको ड्यूटी दी गई थी, क्या उसने अपनी ड्यूटी में केयर एंड कॉशन बरता? ठीक है। तो ये सब हम जानते हैं। ये कह रहा है द एक्ट और ओमिशन शुड रिजल्ट इन अ लीगल डैमेज। लीगल डैमेज यानी किसी को लीगली लॉस हो, यानी वो लीगली एंटाइटल हो कि वो उस लॉस के लिए डैमेजेस क्लेम कर सके। ठीक। लीगल डैमेज और इंजरी मीन्स इन्फ्रिजनमेंट और वायलेशन ऑफ सम लीगल राइट्स ऑफ प्लेंटिफ, यानी ये कह रहा है कि वादी के कुछ विधिक अधिकारों का उल्लंघन और हनन होना आवश्यक है, जब भी हम बता पाएंगे कि कोई से लीगल इंजरी हुई है या नहीं। इसके लिए वैसे दो मैगजिम्स हैं, इंजुरिया साइन डैमनम, डैमनम साइन इंजुरिया, उसको हम डील करेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी तुम इतना जानो कि एक टॉर्ट को अराइज होने में कौन कौन से एसेंशियल चाहिए। तो पहला एसेंशियल इसका क्या था? देयर मस्ट बी सम एक्ट और ओमिशन ऑन द पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट। और दूसरा क्या है? देयर मस्ट बी अ लीगल डैमेज टू द प्लेंटिफ हुज राइट इज वायलेटेड। अब तीसरा एसेंशियल और ये कह रहा है कि उस राइट के होने पर और ड्यूटी के होने पर अगर कोई लीगल डैमेज अराइज होती है, तो लीगल डैमेज अराइज होने के बाद ये प्लेंटिफ को राइट भी देता है। इट मस्ट गिव राइज टू अ राइट। अब उसका ये अधिकार बनता है कि वो सूट लाए। ठीक।
अब एसेंशियल में इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है, एसेंशियल्स में और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अब चलते हैं इसके अनदर सेगमेंट में जो बात करता है डिस्टिंक्शन बिटवीन। ये कह रहा है कि डिस्टिंक्शन बिटवीन टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कि कब हम किसी रॉन्ग को मानेंगे कि वो टॉर्ट है या फिर ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट है। इसके लिए पहला जो इन्होंने डिस्टिंक्शन दिया है वो क्या कहता है जान लेते हैं, पढ़ते हैं पहले इसको। ये कह रहा है कि डिस्टिंक्शन बिटवीन टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कि कब हम किसी रॉन्ग को मानेंगे कि वो टॉर्ट है या फिर ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट है। इसके लिए पहला जो इन्होंने डिस्टिंक्शन दिया है वो क्या कहता है जान लेते हैं, पढ़ते हैं पहले इसको। नंबर 1, टॉर्ट की लाइन में, टॉर्ट रिजल्ट फ्रॉम द ब्रीच ऑफ सम ड्यूटी विच आर नॉट अंडरटेकन बाय द पार्टी देमसेल्व्स बट विच आर इम्पोज बाय लॉ। इट मीन्स टॉर्ट अराइज होने के लिए जो ड्यूटीज़ हैं उनके ब्रीच होने पर ये अराइज होता है, लेकिन ये जो ड्यूटीज़ है ना ये पार्टी एक दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं करती बल्कि लॉ इम्पोज करता है। ठीक, अब कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, अ ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट रिजल्ट फ्रॉम द ब्रीच ऑफ अ ड्यूटी। अब ये भी ब्रीच ऑफ अ ड्यूटी से ही अराइज हो रहा है, लेकिन ये ड्यूटी कैसी है, अंडरटेकन बाय द पार्टी देमसेल्फ। यहाँ पे पार्टी स्वयं इन ड्यूटीज़ को स्वयं के ऊपर लागू करती हैं। ठीक, पहला एसेंशियल कंप्लीट इन दोनों के डिस्टिंक्शन का। अब दूसरा पढ़ते हैं। दूसरे में ये कहता है ड्यूटीज इम्पोज बाय लॉ अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट आर नॉट टूवर्ड्स एनी स्पेसिफिक इंडिविजुअल और इंडिविजुअल्स बट आर टूवर्ड्स द वर्ल्ड एट लार्ज। यानी यानी अगर ड्यूटी जो इम्पोज करता है लॉ अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट, ये किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल के प्रति नहीं होती कि तुम वो ड्यूटी परफॉर्म करो, केयर एंड कॉशन बदलो, या किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के प्रति भी नहीं होती, बल्कि ये ड्यूटी अगेंस्ट होती है वर्ल्ड एट लार्ज की। ठीक, यहाँ पे आपकी ड्यूटी बनती है कि सभी को प्रोटेक्शन देनी है, तो सभी में कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं आएगा और ना ही कोई ग्रुप ऑफ पीपल नहीं आएंगे। ठीक है, इंडिविजुअल्स नहीं आएंगे, ठीक है, बॉडी ऑफ ह्यूमंस नहीं आएंगे। तो बट टूवर्ड्स द वर्ल्ड एट लार्ज, ये अगेंस्ट है वर्ल्ड एट लार्ज के, ये ड्यूटीज़ किसके प्रति हैं, वर्ल्ड एट लार्ज के। अब चलते हैं कॉन्ट्रैक्ट के सेगमेंट में। कॉन्ट्रैक्ट में क्या कहता है, इन अ कॉन्ट्रैक्ट द ड्यूटी इज बेस्ड ऑन द प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ईच पार्टी ऑफ द ड्यूटी ओनली टू द अदर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट की लाइन में ये ड्यूटीज़ है ना, ये पार्टी एक दूसरे को प्रति स्थापित करती हैं, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए एक दूसरे को बाउंड करती हैं। और जो पार्टी एक दूसरे के प्रति जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए किसी तीसरे को या किसी स्ट्रेंजर को लाइबल नहीं बनाया जा सकता कि वो ब्रीच होने पर ड्यूटी के फुलफिलमेंट में अपनी योगदान दें। एग्जाम्पल के लिए ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मैं तुझे अपनी गाड़ी दूंगा, ए कहता है, और बी कहता है कि मैं तुझे उसका अमाउंट दूंगा। अब यहाँ पर दोनों के मध्य में, दोनों के दरमियान क्या हुआ, एक एग्रीमेंट हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब बी इनकार कर देता है। अब इस स्थिति में क्या ए एंटाइटल्ड है इस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने पे, क्या वो बी की वाइफ को लाइबल भी करें, क्योंकि यहाँ यह माना जाएगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के दरमियान हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के दरमियान है और किसी तीसरे को उसके लिए लाइबल नहीं ठहराया जाता। अर्थात इसमें जो पार्टीज हैं एक दूसरे के प्रति ड्यूटीज़ को इम्पोज करती हैं थ्रू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, लाइबिलिटी किसके दरमियान रहेगी, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के दरमियान रहेगी। इन अ कॉन्ट्रैक्ट द ड्यूटी इज बेस्ड ऑन द प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ईच पार्टी ऑफ द ड्यूटी ओनली टू द अदर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। यानी एक कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी दूसरी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के प्रति ही सिर्फ अपने दायित्वों का निर्वाह करेंगी। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटी ओनली टूवर्ड्स द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी फॉर ईच अदर। अब इसके तीसरे सेगमेंट में जाते हैं। अब हमने ड्यूटीज़ पढ़ी, ड्यूटीज़ का ब्रीच पढ़ा, लेकिन ये ड्यूटीज़ का ब्रीच किस तरह के राइट्स में हो रहा है। अगर हम बात करते हैं इन केस ऑफ टॉर्ट, तो तीसरे सेगमेंट में ये बात करता है अ टॉर्ट इज़ अ वायलेशन ऑफ द राइट इन रैम।
तो राइट इन रैम का मीन्स होता है ऐसे राइट जो हमें वर्ल्ड एट लार्ज के अगेंस्ट मिलते हैं, ठीक। अ टॉर्ट इज अ वायलेशन ऑफ अ राइट इन रैम, दैट इज अ राइट वेस्टेड इन सम डिटर्मिनेट पर्सन एंड अवेलेबल अगेंस्ट द वर्ल्ड एट लार्ज। यानी ये जो अधिकार हैं किसी चुनिंदा व्यक्तियों में को मिलते हैं और ये अवेलेबल होते हैं कि हम इनको रेमेडाइज करें, या हम कह सकते हैं सूट लाकर अपने राइट्स को क्लेम करें अगेंस्ट द वर्ल्ड एट लार्ज, किसी भी व्यक्ति के प्रति जो कि जो कि दायी हो जवाब देने के कि उसने अपनी ड्यूटी की परफॉर्मेंस क्यों नहीं की, लापरवाही क्यों करी, ठीक। अब हम बात करते हैं ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट की। ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन इन्फ्रिजमेंट ऑफ राइट इन पर्सनम। राइट इन पर्सनम का मीन्स होता है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के प्रति हम कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने पर राइट क्लेम कर सकते हैं अपना, ठीक। अर्थात दैट इज अ राइट अवेलेबल ओनली अगेंस्ट सम डिटर्मिनेट पर्सन और पार्टीज हु आर इन्वॉल्व इन अ कॉन्ट्रैक्ट and who is a party of a contract or is liable to fulfillment and performance of such contract, ठीक। अब चलते हैं इसके फोर्थ सेगमेंट पे जो कि बात करता है damages in case of a breach of a tort are generally unliquidated and are determined by the court on the facts and circumstances of each case। यहाँ मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में ये बताया था कि एक वर्ड है डैमेज, एक वर्ड है डैमेजेस। तो डैमेज मीन्स होता है लॉस और डैमेजेस मीन्स होता है किसी भी लीगल इंजरी में मिलने वाले क्लेम, यानी उस रिलीफ को हम डैमेजेस कहेंगे, ठीक है। उस कंपनसेशन को हम डैमेजेस कहेंगे। अब ये कह रहा है कि जनरली जो ब्रीच ऑफ टॉर्ट में हमें रेमेडी या डैमेजेस किस शक्ल में मिलती है, अनलिक्विडेटेड फॉर्म में मिलती है, यानी विच इज़ नॉट प्रीवियसली डिटरमाइंड बाय द पार्टी एंड आर डिटरमाइंड बाय द कोर्ट ऑन द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। यानी हम इस पर कोर्ट की विवेक पर छोड़ देते हैं कि वो कितना हमें कंपनसेशन दिलवाएगी सामने वाली पार्टी से, यानी डिफेंडेंट से। अब कॉन्ट्रैक्ट के सेगमेंट में ये क्या कह रहा है, इन कॉन्ट्रैक्ट डैमेजेस आर फिक्स अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अर्थात डैमेजेस जो हमें मिलनी है, जो कंपनसेशन हमें मिलनी है अगर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है, तो वो पहले से ही पार्टीज के द्वारा समझौता करके फिक्स होती है और कॉन्ट्रैक्ट में ही ये लिखा होता है कि हमें कितनी डैमेजेस मिलनी है इन अकॉर्डेंस विद द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये कोर्ट डिटरमाइन नहीं करती बल्कि पार्टी ही उसको क्लेम करने के लिए अपने कॉन्ट्रैक्ट से एंटाइटल्ड होती हैं। अब पांचवें सेगमेंट पे जाते हैं। ये कहता है कि इन एन एक्शन फॉर टॉर्ट, अगर हम टॉर्ट का एक्शन लाते हैं, नो प्रिविटी इज नीडेड और रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड। इन अ ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट प्रिविटी बिटवीन द पार्टी मस्ट बी प्रूव्ड। देखो हमने ऊपर ही पढ़ा था प्रिविटी के बारे में, तो प्रिविटी को हमें एज अ कनेक्शन मान लेते हैं। किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी में ट्रेस पास किया और ट्रेस पास करने के बाद उसके बाग में से, उस प्रॉपर्टी में से कोई सामान लिया और रख लिया और उस प्रॉपर्टी का मिस अप्रोप्रिएशन किया अपने यूज़ के लिए, या उस प्रॉपर्टी को छुपा दिया, किसी भी आर्टिकल को छुपा दिया या फिर अपने यूज़ के लिए। तो यहाँ पे कोर्ट ये नहीं देखेगी कि दोनों पक्षकारों के बीच में क्या रिलेशन था, क्या वो स्ट्रेंजर थे या नहीं। इसमें सिर्फ कोर्ट ये देखेगी कि देयर इज़ अ ड्यूटी, क्या कोई ड्यूटी थी और क्या उसका ब्रीच हुआ या नहीं। जबकि कॉन्ट्रैक्ट के हालात में, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हालात में कोर्ट ये देखेगी कि दोनों एक दूसरे के प्रति कनेक्टेड थे या नहीं, क्या उनकी ड्यूटी टूवर्ड्स ईच अदर थी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं जो कॉन्ट्रैक्ट ये दिखा रहे हैं वो बिटवीन द स्ट्रेंजर्स हो। तो इन अ ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट प्रिविटी बिटवीन द पार्टीज मस्ट बी प्रूव। तो अब जानते हैं
डिस्टिंक्शन बिटवीन द टॉर्ट एंड द क्राइम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके मीनिंग को जानते हैं, टॉर्ट होता क्या है और क्राइम क्या होता है। तो मीनिंग के बेसिस पे हम इसकी कंपैरिजन करेंगे तो हम ये जानेंगे कि टॉर्ट इम्प्लाइज अ रॉन्ग एक्ट कॉजिंग इंजरी और हार्म for which a recovery is sought by the aggrieved party as per civil law from the party या from the person who is responsible for the act। यानी टॉर्ट एक ऐसे रॉन्गफुल एक्ट को कह सकते हैं जो इंजरी और हार्म कोज करता है, और उस इंजरी और हार्म के हो जाने पर किसी पक्षकार यानी अग्रीड पार्टी के पास ये अधिकार है कि वो सिविल लॉ के अंदर उसके लिए रिकवरी करे। ठीक। एंड फ्रॉम द पर्सन, उस व्यक्ति से करे हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट, जो कि उस एक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल हो। अब क्राइम क्या कहता है, क्राइम क्या होता है उसके, क्राइम रेफर्स टू एन ऑफेंस और रॉन्ग और इलीगल एक्ट फॉर विच द पर्सन कंडक्टिंग इट विल बी पनिश अंडर द कोर्ट ऑफ लॉ। यानी क्राइम हो जाने पर हम इसमें रिकवरी ये कंपनसेशन की बात नहीं करते, हम सीधे ही सीधे इलीगल एक्ट ऑफेंस या रॉन्ग हो जाने पर जो पर्सन इसको करता है, ये रॉन्ग डूअर होता है यानी ये ऑफेंडर होता है, उसको पनिश किया जाता है अंडर द कोर्ट ऑफ लॉ, उसको पनिश किया जाता है। अब जानते हैं नेचर ऑफ लॉ, लॉ कैसा है। देखो लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वो कोडिफाइड नहीं है, अर्थात उसको किसी भी सेक्शनबद्ध रूप में किसी सीरीज ऑफ सेक्शंस में संहिताबद्ध नहीं किया गया है, बल्कि वो एज अ नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल्स के रूप में लिखा हुआ है। ठीक। कि लॉ ऑफ टॉर्ट ऑफेंसेस रॉन्ग्स को तो बताता है लेकिन इनको कोडिफाइड नहीं करता उनको, तो उसका नेचर क्या हो गया, अनकोडिफाइड। और लॉ ऑफ पीनल लॉ की अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत से पीनल लॉ हैं जिनको सेक्शन में के रूप में संहिताबद्ध किया गया है। जो पेनल्टीज़ की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो एक्ट है जो पूरे ही भारत पे लागू होता है वो है इंडियन पीनल कोड। तो ये किस शक्ल में है, ये कोडिफाइड शक्ल में है। एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत से पीनल लॉज हैं जो सेक्शनबद्ध तरीके से सेक्शंस के शक्ल में लिखे हुए हैं। ठीक। इनको जनरल प्रिंसिपल्स के रूप में नहीं लिखा गया है। अब आ जाते हैं इन्वॉल्वमेंट्स या इन्वॉल्व, क्या इसमें इन्वॉल्व होता है। इन्फ्रिजमेंट ऑफ इंडिविजुअल राइट, इसमें किसी निजी व्यक्ति के राइट्स का उल्लंघन होता है। लेकिन अगर हम किसी क्राइम की बात करते हैं तो ये क्राइम भले ही एक इंडिविजुअल्स के प्रति हो लेकिन उसको कैसा माना जाता है, वायलेशन ऑफ पब्लिक राइट्स, यानी ये पब्लिक राइट्स के अगेंस्ट हुआ। अब जानते हैं कोर्ट, कौन सी कोर्ट टॉर्ट को डिटरमाइन करेगी और कौन सी कोर्ट क्राइम को डिटरमाइन करेगी। तो डिफेंडेंट विल बी शूड इन सिविल कोर्ट्स। ठीक है, तो सिविल कोर्ट्स टॉर्ट को डील करती है। तो डिफेंडेंट नहीं है, एक्यूज होना चाहिए था। द डिफेंडेंट विल बी प्रोसिक्यूटेड इन द क्रिमिनल कोर्ट्स, यानी जो एक्यूज है उसको क्रिमिनल कोर्ट में प्रोसिक्यूट किया जाएगा, यानी उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा क्रिमिनल कोर्ट्स में। अब आ जाते हैं इसके ऑब्जेक्टिव के बेस पे। तो ऑब्जेक्टिव में क्या कहना चाह रहा है, ये कहता है टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ पर्सन, इसमें व्यक्ति के राइट्स का प्रोटेक्शन किया जाता है। जबकि क्राइम में क्या होता है, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन सोसाइटी एंड प्रिवेंशन अगेंस्ट क्राइम एंड पनिश द रॉन्ग डूअर। इसमें सिर्फ व्यक्ति को ही प्रोटेक्ट नहीं किया है बल्कि एक सोसाइटी को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उसके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा रहा है और क्राइम होने से रोका जा रहा है, और रॉन्ग करने वाले को, क्राइम करने वाले को पनिश किया जा रहा है। ओके। अब रेमेडी किस तरह की मिलती हैं दोनों में। देखो अगर हम बात करें टॉर्ट के संबंध में, टॉर्ट के रिलेशन में, तो ऑन बीइंग अ लाइबल, अगर डिफेंडेंट लाइबल हो जाता है तो हैज़ टू पे अ डैमेजेस यानी कंपनसेशन डिसाइडेड बाय द कोर्ट विच इज़ इन अनलिक्विडेटेड फॉर्म। ठीक। अब ऑन बीइंग ए गिल्टी ऑफ द ऑफेंडर, अगर कोई व्यक्ति, कोई ऑफेंडर गिल्टी हो जाता है किसी ऑफेंस के लिए, द डिफेंडेंट विल बी सेंटेंस्ड, यानी फिर जो प्रतिवादी है उसको क्या मिलती है, सज़ा मिलती है, सेंटेंस मिलता है।
कंपनसेशन यहाँ पे नहीं दी जाती। अब स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ की बात की गई है, तो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ हम किस तरह के एविडेंसेस को डील करते हैं। देखो, टॉर्ट में तो हम किसी ऐसी चीज़ को भी मान सकते हैं जिसमें हम अनुमान लगा रहे हैं, ये बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ की बात करते हैं जो कि रीज़नेबल हों, यानी हम इसमें अनुमानों के जरिए भी अपनी क्लेम को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। आल्सो नोन एज प्रीपोंडरेंस ऑफ एविडेंस, ये कहलाता है प्रीपोंडरेंस ऑफ एविडेंस। जबकि क्राइम में हमें अपने एविडेंस ऐसे रखने हैं जिनके ऊपर कभी डाउट ही उत्पन्न ना हो सके, जो कि लॉजिक के बिहाइंड ना हो बल्कि लॉजिकल हो और विदाउट अ रीज़नेबल डाउट हो, यानी जिनके ऊपर हम डाउट यानी संदेह नहीं कर सकते। तो हमारे एविडेंसेस और प्रूफ कैसे होने चाहिए जिनके ऊपर हम डाउट ना कर सकें। अब बात आती है बर्डन ऑफ प्रूफ यानी ऑनर्स ऑफ प्रूफ जिसे हम कहते हैं। टॉर्ट के अंदर जो क्लेमेंट यानी प्लेंटिफ है, जो राइट के उल्लंघन होने की बात कह रहा है, राइट के ब्रीच होने की बात कह रहा है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर आता है। जबकि क्राइम में ये बर्डन ऑफ प्रूफ मेनली प्रोसिक्यूशन के ऊपर आता है, जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट के रूप में केस को डील करती तो है। अब ये कह रहा है कि टॉर्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्या अंतर है। चलो पढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल है। बात करें तो ये कहना चाह रहा है कि इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय द ट्रस्टी द बेनिफिशियरी कैन क्लेम सच कंपनसेशन विच डिपेंड्स अपॉन द लॉस दैट द ट्रस्ट प्रॉपर्टी हैज सफर्ड, यानी ट्रस्ट प्रॉपर्टी को जो भी नुकसान हुए हैं वो हम निकाल सकते हैं कि क्या क्या नुकसान हुए, और जो नुकसान होगा वो लिक्विडेटेड पार्टीज़ के दरमियान पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, न्यास और न्यासी के बीच में, न्यासकर्ता और न्यासी के बीच में, कि लॉस होने पे वो बेनिफिशियरी और कोई भी पर्सन जो एंटाइटल है वो क्लेम क्या क्या कर सकता है, तो लिक्विडेटेड फॉर्म में होगा। जबकि कॉन्ट्रैक्ट में टॉर्ट में तो हम पढ़ ही चुके हैं कि जो डैमेजेस होते हैं अनलिक्विडेटेड फॉर्म में होती है, कोर्ट डिटरमाइन करती है, पार्टी नहीं। In case of breach of trust, there exists a relationship of trustee and the beneficiary between the two, but it is not such a tort. Trust is a breach of a law of property, while the tort is not. अब आगे हम जो डील करने वाले हैं वो है टू इम्पॉर्टेंट मैगजीन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइबिलिटी इन टॉर्ट्स। दो ही हमारे कहते हैं मैगजीम्स हैं जिसे हम कहते हैं डेमनम साइन इंजूरिया और इंजूरिया साइन डेमनम। इसे हम डील करेंगे अनदर वीडियो में। थैंक यू।